हेलो एवरीवन, मैं गरिमा गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग में हम जानते हैं कि एजेंट क्या होता है। एजेंट प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच एक कड़ी का काम करता है, एक योजक का काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 define an agent as a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with third person, यानी कि थर्ड पर्सन से डील करने के लिए जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा, वो होता है एजेंट। अब हम जानते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन और हु इज रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, यानी कि जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जाता है थर्ड पर्सन के सामने, वो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल वो होता है जो एजेंट को अपॉइंट करता है किसी थर्ड पर्सन से डील करने के लिए। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि एजेंसी क्या होती है। तो एजेंसी एजेंट और प्रिंसिपल के बीच का रिलेशन होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड द प्रिंसिपल इज कॉल्ड एजेंसी। ऐसा हर कार्य जो कोई व्यक्ति स्वयं कर सकता है, उसे वह एजेंट के माध्यम से भी कर सकता है, जब तक कि उसने ऐसी कोई संविदा न की हो कि वह व्यक्तिगत रूप से उस कार्य को करेगा। यानी कि प्रिंसिपल जो काम खुद कर सकता है, ठीक है, वो काम वो अपने एजेंट के माध्यम से भी करवा सकता है, यदि उसने पर्सनली उस काम को करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ में नहीं किया है। लेकिन कुछ संविधाएं ऐसी होती है जो कि प्रिंसिपल स्वयं करता है या उसने स्वयं करने का वचन दिया हुआ होता है, जैसे कि शादी करना, गाना गाना, नाचना, पेंटिंग करना। तो इन कामों को प्रिंसिपल को खुद करना होता है, क्योंकि अगर उसने ऐसी कॉन्ट्रैक्ट की हुई है। और इन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा हर एक काम प्रिंसिपल अपने एजेंट के द्वारा करवा सकता है। आगे हम देखते हैं हु कैन बी एन एजेंट, यानी कि एजेंट कौन बन सकता है। तो एनी पर्सन हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कि हर एक व्यक्ति जिसने कि मेजोरिटी की एज को प्राप्त कर लिया है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कि 18 वर्ष होती है, और अगर प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है तो 21 वर्ष होती है। तो अगर उस मेजोरिटी की एज को किसी पर्सन ने प्राप्त कर लिया है तो वो एजेंट बन सकता है। और उस व्यक्ति को दूसरी शर्त है कि उसको साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क का उस व्यक्ति को होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि एजेंट का मुख्य कार्य क्या है। अपने मालिक व थर्ड पार्टीज़ के बीच संबंध बनाना, यानी कि उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन मेंटेन करना ही एजेंट का काम होता है। तो आगे हम देखते हैं कि सर्वेंट में और एक एजेंट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन एन एजेंट एंड अ सर्वेंट। तो एजेंट कैन क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, यानी कि एजेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप मेंटेन करता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में, जबकि सर्वेंट थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच संविदात्मक संबंध नहीं बना सकता। वो केवल वो काम करता है जो कि प्रिंसिपल ने या उसके मालिक ने उसे बताए हैं। एन एजेंट रिसीव कमीशन फॉर हिज सर्विस, यानी कि एजेंट जो है उसकी सर्विस के लिए, उसकी सेवाओं के लिए कमीशन के रूप में वेतन प्राप्त करता है, जबकि जो नौकर होता है वो सैलरी के रूप में उसको धन अदा किया जाता है। अगला डिफरेंस है एन एजेंट में वर्क फॉर सेवरल प्रिंसिपल एट द सेम टाइम, यानी कि कोई अगर एजेंट है तो वो एक समय में कई मालिक के लिए काम कर सकता है, जबकि अगर वो सर्वेंट है तो वो केवल अपने मास्टर के लिए काम करेगा। एक मास्टर के लिए एक टाइम पर काम करेगा, कई मास्टर्स के लिए वो काम नहीं कर सकता। अगला है एन एजेंट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविज़न ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि एक एजेंट जो है वो
किसी एजेंट को प्रिंसिपल डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, डायरेक्ट उसके ऊपर सुपरविज़न नहीं रख सकता, जबकि मास्टर सर्वेंट के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रखता है। एजेंट को उसका प्रिंसिपल डायरेक्शंस दे सकता है, लेकिन उसके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं रख सकता। अगला डिफरेंस है, द प्रिंसिपल इज़ लायबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ हिज एजेंट, यानी कि विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। ऐसे कोई भी काम जो कि स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी यानी कि उसके प्राधिकार के अधीन किए गए हों, उन सब कार्यों के लिए, एजेंट के कार्यों के लिए मालिक दायी होगा। जबकि द मास्टर इज़ बाउंड एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट विच डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जबकि नौकर के उन कार्यों के लिए मालिक दायी होता है जो उसके नियोजन के अनुक्रम में किए गए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इनके बीच में हो गया है। आगे हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसी के बारे में हम जान लेते हैं। तो एजेंसी कितने तरीक़ों की होती है? पहली होती है एक्सप्रेस एजेंसी, जो सेक्शन 186 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई है, यानी कि बाय वर्ड और बाय राइटिंग ऐसी कोई एजेंसी, ऐसा कोई रिलेशन जो कि एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में मेंटेन किया जाता है, अगर वो बाय वर्ड है, बाय राइटिंग है, यानी कि शब्दों द्वारा या लिखित में लिखा गया है, तो उसे एक्सप्रेस एजेंसी कहेंगे। और अगर फ्रॉम कंडक्ट है और फ्रॉम सिचुएशन है, यानी कि इम्प्लाइड एजेंसी उसे कहेंगे। अगर वो वर्ड के द्वारा नहीं है, राइटिंग के द्वारा नहीं है, बल्कि सिचुएशन से, कंडक्ट से वो रिलेशन मेंटेन किया गया है, तो उसे इम्प्लाइड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 187 में कहा गया है। अगली है एजेंसी बाय स्टॉपल, जो सेक्शन 237 में डिफाइन है। इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने कथन से या आचरण से ऐसा दर्शाता है कि कोई निश्चित व्यक्ति उसका एजेंट है और अन्य व्यक्ति यानी कि तृतीय पक्षकार उसका विश्वास करते हैं, तो उसे अपनी बात से मना नहीं करने दिया जाएगा। स्टॉपल के द्वारा एजेंसी का इस तरीके से निर्माण होता है, यानी कि अगर कोई मालिक अपने कथन से या आचरण से ऐसा दर्शाता है कि कोई थर्ड पर्सन उसका एजेंट है और थर्ड पार्टी उस मालिक के उस आचरण पर विश्वास करके कोई डील कर लेता है, तो मालिक को उस बात से मना करने नहीं दिया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक कहता है बी से, कोई पर्सन बी से कहता है कि वह सी का एजेंट है, यानी कि सी मालिक हो गया। तो ऐसा वह कब कहता है? सी की उपस्थिति में कहता है, और सी इस बात से मना नहीं करता है। बाद में जब बी जो कि थर्ड पार्टी है, वो ए से कोई संविदा इस विश्वास पर कर लेता है कि वह सी का एजेंट है, तो सी उस संविदा से बाध्य होगा, यानी कि मालिक उस संविदा से बाध्य हो जाएगा बाय स्टॉपल, क्योंकि उसने सी की उपस्थिति में ऐसा कहा था और सी ने मना नहीं किया था। अगला है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। सेक्शन 189 में इसे डिफाइन किया गया है। इट इज़ सिमिलर टू द एजेंसी बाय स्टॉपल होल्डिंग आउट। तो होल्डिंग आउट मीन्स होल्डिंग द पर्सन लाइबल एज इट इज़ द प्रिंसिपल, यानी कि होल्डिंग आउट भी एक स्टॉपल के ही समान होता है, और इसमें भी जो मालिक है उसको मना करने नहीं दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे एक A child makes purchase from the shop as the credit of the parents, यानी कि कोई बच्चा अगर किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदता है और पेरेंट्स मना नहीं करते हैं, अगर पेरेंट्स उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो बाद में भी जब वो बालक डील करेगा तो पेरेंट्स लायबल होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पहले आचरण में उस चीज़ को डिनाई नहीं किया है। अगला है एजेंसी ऑफ द नेसेसिटी, यानी कि आवश्यकता के द्वारा भी किसी व्यक्ति को एजेंट बना लेना। यह सेक्शन 189 में डिफाइन किया गया है। एन एजेंसी क्रिएटेड बाय एन इमरजेंसी अराइजिंग फ्रॉम द सिचुएशन मेकिंग इट नेसेसरी
any or purpose for the agent to act without receiving the sanction or authorization of principal in order to prevent harm the principal। यानी कि प्रिंसिपल को किसी हार्म से बचाने के लिए अगर किसी आवश्यकता में कोई एजेंसी गठित की जाती है तो उसे एजेंसी ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, चाहे प्रिंसिपल ने पहले उसको सैंक्शन नहीं किया हो या उसको अथराइजेशन नहीं किया हो। अगली है एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। ये सेक्शन 197 में डिफाइन किया गया है। वेयर एन एजेंट डज एन एक्ट फॉर हिज प्रिंसिपल बट विदाउट नॉलेज और अथॉरिटी बट आफ्टर द एक्ट प्रिंसिपल अप्रूव्स द एक्ट। यानी कि किसी एक्ट को जो कि प्रिंसिपल की नॉलेज या उसकी अथॉरिटी के बिना किया गया हो लेकिन बाद में मालिक ने उसको अप्रूव कर दिया हो, तो फिर इस तरीके की एजेंसी को हम एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कहते हैं और ये भी वैलिड है। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।